चलो कोई डाउट है उसमें ये बताओ। वो जो डबल कॉलम वाली हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी है, कैश प्लस बैंक वाली, ये वाली जो कैश बुक होती है, इसमें कोई डाउट है? नहीं, बस कॉन्ट्रा एंट्री में आ रहा था थोड़ा सा डाउट। हाँ तो क्या डाउट है उसमें? कि कहाँ पे क्या लिखाएगा, डेबिट में लिखाएगा या क्रेडिट में, बैंक की कैश, कैश की बैंक, ऐसा। तो अगर कैश आपने इंट्रोड्यूस किया है, दो ही सिचुएशंस में होती है कॉन्ट्रा एंट्री। एक तो जब आपने कैश इंट्रोड्यूस किया है, यानी कैश मतलब बैंक में डाला है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक क्या है? देखो डेबिट है, तो जगह क्या होगी? जगह मेरी, नाम सामने वाले का, तो बैंक डेबिट होगा। तो देखो जैसे यहां पे मैंने बैंक डेबिट कर रखा है ना, ये 6,000 रुपए, ये बैंक डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक डेबिट कर रखा है ना कैश डिपॉजिटेड के लिए। और नाम कभी भी खुद का नहीं लिखा जाता है, सामने वाले का लिखा जाता है। सामने वाला कौन है? कैश अकाउंट, इसलिए टू कैश अकाउंट लिखा गया है। लेकिन क्योंकि हम बैंक प्लस कैश दोनों की दोनों कॉलम्स बना रहे हैं इस कैश बुक में, तो हमने यहाँ पे अगर कैश अकाउंट क्रेडिट किया है तो इसके लिए भी तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना कैश बुक के अंदर, क्योंकि बैंक और कैश दोनों कॉलम्स बने हैं। तो कैश क्या है? क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रेडिट किया होगा कैश, देखो कैश क्रेडिट की हुआ है 6,000 रुपए से। ठीक है, पर नाम सामने वाले का लिखा जाएगा, क्योंकि कभी स्वयं का नाम नहीं लिखा जाता, सामने वाले का लिखा जाता है, तो बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है? जी सर। अब सेकंड वाला केस क्या था कि हम दो केसेस में होती है कॉन्ट्रा एंट्री। पहला तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और दूसरा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो वो वाला चीज यहाँ पे नहीं है ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो चलो उसको फिर हम लोग, है यहाँ पे है April 15 को, वो भी है। तो अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी होती है इसकी ऑपोजिट, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास नगद कैश आ रहा है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक में से पैसा कम हो रहा है। ठीक है, तो कैश मैंने डेबिट कर रखा है, तो जगह मेरी नाम सामने वाले का, कैश हम डेबिट करेंगे, ये देखो डेबिट किया है यहाँ पे। और नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी टू बैंक अकाउंट। कभी स्वयं का नाम नहीं लिखा जाता, हमेशा सामने वाले का नाम लिखा जाता है पोस्टिंग करते वक्त। और बैंक यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है, तो इसकी भी हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी, तो बैंक क्रेडिट है, तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, यहाँ पे देखो क्रेडिट है। और नाम किसका? सामने वाले का। स्वयं का नाम नहीं लिखेंगे, सामने वाले का, तो सामने वाला कौन है? बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं है ये? बताओ, कॉन्ट्रा एंट्री बस यही दो कॉन्सेप्ट में होती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है सर, हो गया। हाँ, हो गया। हो गया। और आप वो क्वेश्चन करके देखिए, तो प्रैक्टिस करोगी तो और क्लियर होगा। ठीक है, सही बात है कि नहीं? ओके ओके। तो अब बता दो, न्यूमेरिकल्स करने का क्या लोगी घर पे? बताइए। आपने कहा था कि आप अपनी क्वेश्चंस करने की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाएंगी घर पे, तो वो कब बढ़ाना शुरू करेंगी उसको? कल ट्यूसडे है ना, तो अच्छा, तो मुहूर्त निकाला है क्या उसका? नहीं। तो ऐसे पूछ रही है, आज ट्यूसडे है ना सर, मैंने शुक्रवार का मुहूर्त निकाला है इसके लिए। शुक्रवार से मैं करना शुरू करूंगी। ये वाला क्वेश्चन सर जो आपने सेंड किया वो तो मैं पक्का, आप बता दीजिए कल कितने बजे तक, मैं कल भेज पाऊँगी लेकिन सर। कल भेज पाऊंगी? बताओ। टाइमिंग आप बता दीजिए। मैं तो आज की टाइमिंग देना चाहता था, आज रात 9 बजे तक। ये नहीं हो सकता? नहीं सर, मुझे स्कूल का भी काम करना है ना, आज का तो नहीं हो पाएगा। चलो कल भेज देना। कल कितने बजे तक भेजेंगी? कल हम लोगों की क्लास यही 3:30 पे, मैं आपको 3 बजे तक कोशिश करूँगी क्लास से पहले भेज दूँगी। ओके।
ठीक है ठीक है, देखते हैं। वो जीएसटी में आपको 10 क्वेश्चन करने का असाइनमेंट दिया था, वो कंप्लीट हुआ? यस सर, वो तो हो गया। अच्छा, वो भी भेज देना, देख लेंगे सही किया है गलत किया है। हम्म, मैम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए, बस इसको रब कर रहे हैं। बहुत ध्यान से रब करना पड़ता है ना इसको, कि कहीं कोई लाइन न डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये टेबल मुझे दोबारा बनाना पड़े पूरा। देखो, थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में ये लाइन मिट गई। अब ये लाइन फिर से बनानी पड़ेगी। आपके स्कूल के टीचर्स भी यही काम करते होंगे ना? एक ही टेबल बना लिया, अब सारे क्वेश्चन इसी टेबल में होंगे, दोबारा मेहनत नहीं करनी चाहिए। पर अफसोस, ये ऑप्शन सिर्फ टीचर्स के पास होता है, आप एग्जाम में एक चीज़ नहीं कर पाएंगी। चलो, ये हो गया है। अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना मेरा, वो है हमारा जो डबल कॉलम कैश बुक है, बताया था 3 टाइप की थी। पहली टाइप की कैश प्लस बैंक वाली, जो कि हमने कर ली। अब ये सेकंड टाइप की होगी, कैश प्लस डिस्काउंट वाली। तो कह रहा है प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद द कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 कॉलम बनेंगे वो कैश और बैंक के अब नहीं बनेंगे, बल्कि किसके बनेंगे? कैश एंड डिस्काउंट के। कहाँ? क्यों? ऊपर से लगा दो। तो दूसरा कॉलम किसका बनेगा? डिस्काउंट का। ठीक है मैम, आप बहुत समझदार हैं ना? क्या आप स्वयं को समझदार मानती हैं? मुझे लगता है मानती होंगी। तो आप मुझे बताइए कि डेबिट वाला डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड है, कि क्रेडिट वाला डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड है? डेबिट वाला डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड है, कि क्रेडिट वाला डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड है? बताओ। किसके हिसाब से बताऊँ, कैश बुक के इसका हिसाब से कि जनरल के हिसाब से? इसी के हिसाब से। मतलब ये जो डेबिट में डिस्काउंट लिखा है, ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड की डिस्काउंट रिसीव्ड? और जो क्रेडिट में डिस्काउंट का कॉलम बनाया है, ये डिस्काउंट अलाउड के लिए है कि डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए है? क्योंकि आप जानती है ना कि अकाउंट्स में हम लोगों के 2 ही तरीके के डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेबिट वाला कौन सा और क्रेडिट वाला कौन सा है, ये बताओ, क्या लगता अगर है? जनरल में लिखा जाएगा तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड होगा, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव होगा। लेकिन अगर हम लोग कैश बुक में उल्टा लिखते हैं, इसलिए डेबिट क्या 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 वो दिमाग ना लगाओ। जो आपने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है। और रूल उल्टा नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है? मैम, मैंने जो लाइन बनाई थी, इतना शॉर्ट कर दिया लेजर को, जगह मेरी नाम सामने वाले का, आप उसको और शॉर्ट किए दे रही हैं कि हम काम ही उल्टा करते हैं इस चैप्टर में, लेजर में। ऐसा थोड़ी है। हम क्या करते हैं? हम जगह मेरी नाम सामने वाले का करते हैं, हम जगह थोड़ी चेंज करते हैं। अगर कोई चीज डेबिट पे लिखी जा रही है तो वो डेबिट पे ही लिखी जाएगी, लेजर में भी। उसकी प्लेस नहीं चेंज कर सकती हो, अब जगह नहीं चेंज होगी, बस नाम सामने वाले का लिखा जाएगा।
ठीक है, यहां पे जो चीज लिखी जाती है पर्टिकुलर्स में, वहां पे हम क्या करते हैं, सामने वाले को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज डेबिट क्रेडिट होनी है उसका कॉलम तो आपने कभी नहीं देखा होगा ना कि हम लोग गलत डेबिट या क्रेडिट करते हो, वो तो हम वही करते हैं जो लेजर जर्नल में करते थे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो अब देखो, सबसे पहले क्या दिया है, 2020 अगस्त 1 कैश बैलेंस 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का मेरे पास कैश बैलेंस है, यानी ओपनिंग बैलेंस कैश का, तो वो कहां लिखा जाता है, यहां पे। अब तक तो ये चीज याद हो गई होगी है ना, टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए। डिस्काउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ना डिस्काउंट अलाउड का, ना डिस्काउंट रिसीव्ड का। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई ना कि ये डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट अलाउड है, और ये वाला क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्लियर है मैम? जी सर। अब मेरा सवाल सोच समझ के जवाब देना। मैंने कहा अभी कि डिस्काउंट, ना ही डिस्काउंट अलाउड का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, ना ही डिस्काउंट रिसीव्ड का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा। मेरा आपसे सवाल है, क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। परफेक्ट मैम, बहुत सही जवाब था। एक शब्द में आपने बहुत ही उचित उत्तर दिया, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल के जो बैलेंसेस होते हैं साल की आखिरी तारीख को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो उसका काहे बैलेंस बचेगा सर? अगस्त 2 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपए। तो क्या ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होगी कि नहीं होगी? ट्रांजेक्शन क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगी। नहीं होगी। अरे आप क्यों नहीं होगी? मैम देखो, मैंने कब कहा था कॉन्ट्रा एंट्री कब पॉसिबल है? पहले तो जब वो दो ट्रांजेक्शन हो, कौन से, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और दूसरा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। केवल इन दो सिचुएशंस में वो होती है ना, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, कैश डिपॉजिट किया गया था। हाँ, तो कैश डिपॉजिट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और बात बताई थी कि कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कैश और बैंक दोनों के कॉलम्स बनाए हो आपने कैश बुक में, और यहाँ बैंक का तो कॉलम बना ही नहीं है ना, डिस्काउंट का कॉलम बना है उसकी जगह। ठीक है, तो जब बैंक का कॉलम नहीं बना है यहाँ पे, तो इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हो सकती है कैश बुक में। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा? फिर नॉर्मल बस कैश के लिए आप एंट्री करेंगे, बैंक के लिए एंट्री कर ही नहीं सकती है, क्योंकि बैंक का कॉलम ही नहीं बनाया आपने। ठीक है, तो ये चीज जो आपने याद रख ली है, इसके साथ साथ एक और बात याद रख लो। ये जो बात आपको याद हो गई है, इसके साथ साथ एक और बात याद रखो कि कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ तभी की जा सकती है जब कैश एंड बैंक दोनों के कॉलम्स बने हो कैश बुक में। कैश एंड बैंक बोथ कॉलम्स आर मेड इन कैश बुक। ठीक है, ओके। और क्योंकि यहां पे हमने बैंक का कॉलम नहीं बनाया, तो बैंक के लिए कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश के लिए पोस्टिंग करेंगे। क्लियर है? ओके। तो कैश क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, देखो हम उल्टा काम नहीं कर रहे हैं, कैश क्रेडिट है ना, तो कैश को क्रेडिट करेंगे यहां पे 10,000 रुपए से। जगह मेरी है तो ये क्रेडिट ही होगा, पर नाम किसका होगा, सामने वाले का। अब यहां पे उल्टा काम किया जाएगा थोड़ा, कि नाम कैश का नहीं लिखा जाएगा, बल्कि किसका लिखा जाएगा, सामने वाले का, यानी बैंक का। तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन किस डेट पे हुआ है, अगस्त 2। तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि इसमें डबल कॉलम बनेगा बैंक वाला या डिस्काउंट यस वाला। मैम, लिख के आएगा। देखो जैसे यहां मैंने लिखा है, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, क्योंकि आपके 2 कॉलम जो कैश बुक होती है ना, उसके अंदर फर्दर 3 टाइप्स है। तो जब भी वो 2 कॉलम कैश बुक आपसे पूछेगा ना एग्जाम में, तो वो स्पेसिफाई कर देगा कि कौन सी वाली 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, कैश एंड बैंक वाली बनानी है, कि कैश एंड डिस्काउंट वाली बनानी है, कि बैंक एंड डिस्काउंट वाली बनानी है। क्लियर है? ओके। हम्म।
अगस्त 4, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000 रुपए। बताओ कॉन्ट्रा एंट्री होगी कि नहीं? इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मानेंगे कि ऑफिस यूज के लिए निकाला है। जी नहीं होगी। नहीं होगी ना? एंट्री। बैंक के लिए कोई पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि बैंक का कॉलम नहीं बना है। कैश के लिए पोस्टिंग होगी, तो कैश डेबिट है तो जगह मेरी डेबिट पे इसको लिख दो। कितना रुपए था ये भी 10,000 है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने ही क्रिएट किया है, तो जानबूझ के 10-10 रखा होगा मैंने। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए से कैश डेबिट कर लिया है। ठीक, अब नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? सामने वाले का। तो सामने वाला कौन है? कैश का नाम स्वयं नहीं लिखा जाता है, इसलिए सामने वाले का लिखा जाएगा। तो सामने वाला कौन है? बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट। अगस्त 4। नेक्स्ट, अगस्त 6 को क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 13,000 रुपए एंड पेड बाय कैश 12,500। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। सॉरी, यहां सेटलमेंट लिखा है तो ये फुल मिस हो गया मैम। ठीक है, पूरी लाइन ये होगी, इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपने बहुत जगह देखा है। तो इन सेटलमेंट कोई लाइन नहीं होती है, इनके बीच फुल रहना चाहिए, तो फुल मिस हो गया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या है? हमने गुड्स परचेज किए किससे? अमित से, और उसको पेमेंट करी है कैश में, फुल सेटलमेंट में। तो 13,000 के गुड्स खरीदे और कैश में कितना पे किया? 12,500। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान खरीदा है? 13,000 रुपए का। टू कैश अकाउंट, कितने रुपए पेमेंट किए उसको? 12,500। तो 500 रुपए कम पेमेंट की है, तो 500 रुपए हमें क्या मिला होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड? रिसीव्ड। ग्रेट मैम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा यहां पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैश के लिए पोस्टिंग कर देते हैं। तो कैश क्या है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट करेंगे। बस नाम किसका होगा? सामने वाले का। तो कैश को क्रेडिट करते हैं यहां पे 12,500 से, और नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी बाय परचेजेस अकाउंट। अगस्त 6। और मैम क्या है यहां पे? कैश के साथ साथ किसकी पोस्टिंग होगी? साथ ही साथ डिस्काउंट की भी पोस्टिंग होगी। ठीक है, क्योंकि आप डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के भी कॉलम्स बनाए हैं ना अपने कैश बुक में, इसलिए इस डिस्काउंट की भी पोस्टिंग होगी। तो डिस्काउंट क्या है? क्रेडिट है, तो हम कहां पोस्ट करेंगे इसको? क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे। डिस्काउंट में, डिस्काउंट का जो क्रेडिट साइड बनाया है कैश बुक में, वहां पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, बस नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी परचेजेस का। तो बाय परचेज अकाउंट, और यहीं पे लिख देता हूं मैं 500 रुपए डिस्काउंट के। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिखा जाएगा, उसमें अलग ही लिख सकते हैं क्या? अलग भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग लिख के दिखा देते हैं। अलग लिखोगी तो क्या होगा? ऐसे लिखोगी, अगस्त 6 बाय परचेजेस अकाउंट 500 रुपए। ठीक है, यही तो काम करेंगी ना आप। ओके। पर सवाल ये उठता है कि देखो, दोनों ही चीजें एक ही तारीख पे हो रही है और एक ही अकाउंट वहां पे हम क्रेडिट कर रहे हैं परचेजेस को। अगस्त 6 को हम क्या कर रहे हैं? एक ही अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं सेम तारीख पे, तो इसीलिए दोनों को कंबाइन करके ऊपर एक साथ लिख सकती हैं, इसीलिए मैंने साथ में लिखा था। ठीक है, इससे हमारी क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस हमारी लाइन बचेगी। तो आपको जो सही लगे, आप इस तरीके से इसको लिखना चाहे इस तरीके से भी लिख सकती हैं, और ऊपर कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन कर सकती हैं। ठीक है, कंबाइन कब होगा? जब यहां पे आपकी डेट सेम हो, ट्रांजेक्शन जो अकर कर रहा है, ट्रांजेक्शन अकर करने के लिए डेट सेम हो तब, और सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो यहां पे। ठीक है, जो कि होगा भी क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है ना। ठीक है, तो तो जो कंपाउंड एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग आप एक साथ कर सकती हैं। ठीक है, तो कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको? ऊपर क्लब कर दूं कि यहीं नीचे अलग अलग लिखूं? एक ही में लिख दीजिए, लेकिन सर अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिया है जैसे उसमें लिखा है कि जैसे
उसमें लिखा है कि गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो उसमें अब वो क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें ये माने कि डिस्काउंट वो घटा के दे रहे हैं कि डिस्काउंट अभी माइनस करना है या प्लस करना है, जो भी है ऐसा। क्या कहा आपने? गुड्स रिसीव फॉर 20,000 जैसे? तो सुना नहीं दिया क्या? नहीं सुनाई दे गया, मैंने मुझे अमाउंट क्लियर नहीं है। गुड्स रिसीव फॉर 20,000। जैसे कि गुड्स परचेज फॉर 10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। हाँ, तो गुड्स की परचेज वैल्यू है 10,000, परचेज को आप डेबिट करेंगे 10,000 से, और डिस्काउंट की वैल्यू है 1,000 रुपए। तो आदमी ने कितना दिया होगा? 9,000 दिया होगा। ये मतलब है नहीं, तो इसका। हम पूछ रहे हैं कि ये जो इसमें डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे कि ये लिखा है कि पहले से माइनस करके दिया गया? नहीं, आप माइनस करेंगी, आप माइनस करेंगी। ठीक है, आपको माइनस करना है। जब ऐसा लिखा है, देखो, जब इस तरीके से लिखा हो कि गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत एंड ही हैड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपए, पेमेंट वॉज मेड टू हिम इमीडिएटली बाय अ चेक और कैश ऑफ 9,000 रुपए। ठीक है, तब आप इसको ये मानेंगे कि 1,000 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है, और 9,000 रुपए का आपने कैश में पेमेंट किया, तो टोटल परचेसेस 10,000 रुपए की हुई होगी। जब इस तरीके से डेटा दिया है, तब आप मानेंगी क्या कि वो कैश और उसकी अमाउंट दे रहा है। नहीं तो जब वो कह रहा है गुड्स परचेज फॉर 10,000 रुपए, तो इसका मतलब है वो परचेज की अमाउंट दे रहा है आपको। ठीक है, ओके। तो ये हटा रहे हैं और यहाँ 500 रुपए कर देते हैं। चलो नेक्स्ट। अगस्त 8 पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग साइकिल स्टैंड 2,500 रुपए। अच्छा, साइकिल स्टैंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने 2,500 रुपए पे किए हैं। ठीक है, याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था थोड़ी वो उधर जर्नल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बताओ क्या लग रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है? कहाँ लिखा है? अगस्त 8। कैपिटल। क्यों? ये वाला लॉजिक। क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन तो दोनों तरीके में हो सकता है ना। ये बताया था आपको, दो पॉइंट्स बताए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। मैंने बताया था टोटल 10-12 पॉइंट्स होते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलने के लिए, और उसमें से दो आपको समझाए थे। कौन से थे वो दो? पहला तो था कि एसेट जब परचेज कर रहे हैं, अगर उसके उस वक्त उसके ऊपर कोई खर्चा किया है, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नहीं होगा वो। ठीक है, और दूसरा बताया था कि जब, बेनिफिट मिल रहा हो तो, हाँ, कोई बेनिफिट मिल रहा हो फ्यूचर में उससे तो। अगर किसी, वो एसेट की डेफिनेशन होती है मैम। अगर किसी चीज से फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला हो तो उसको एसेट कहते हैं। हाँ, कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो ये था कि अगर किसी एसेट के ऊपर कोई ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी या उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो क्या होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, समझ गई? जी सर। तो ये कंस्ट्रक्शन साइकिल स्टैंड बनवाने से क्या हो सकता है? जो जो भी साइकिलें वहां खड़ी होंगी, उससे उसकी लाइफ वगैरह तो बढ़ेगी ना। यस सर। क्यों? क्योंकि अगर स्टैंड नहीं होगा तो वो बारिश वारिश में भीगेंगी, खराब रिस्क है थोड़ा। ठीक है, कि उनको खराब किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल स्टैंड क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल और रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना, तो आप उसको नॉर्मल रिपेयर मान के ये एंट्री करती हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप रिपेयर नहीं डेबिट करती है, साक्षात एसेट को डेबिट कर लेती है। ठीक है, जो भी एसेट है। तो यहां पे एसेट क्या है? साइकिल स्टैंड। तो साइकिल स्टैंड को डेबिट कर लेंगी। ठीक है, ओके। तो यहां एंट्री क्या होगी? साइकिल स्टैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद है ये मैम कि नहीं? इसके ऊपर एक ही दो क्वेश्चंस थे,
जर्नल में, तो कहीं भूल तो नहीं गई थी इसको? नहीं सर, लेकिन आपने बोला था कि आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ाते समय समझाएंगे। हाँ, फाइनल अकाउंट्स पढ़ाते वक्त तो हम वो 12 के 12 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करने वाले, लेकिन जो दो डिस्कस कर लिए वो याद रखने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, समय समय पर अकाउंट्स में काम आएंगे वो दो पॉइंट्स भी। ठीक है। ओके। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या था कि अगर किसी एसेट को जब खरीदा है और उस वक्त उसके ऊपर कोई खर्चा किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और दूसरा पॉइंट क्या था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि अगर कोई एसेट खरीदा है, नहीं, किसी एसेट के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं और उससे उसकी लाइफ या वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। तो कैश देखो क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे इसको, नॉन सामने वाले का। तो बाय साइकिल स्टैंड, स्टैंड अकाउंट, ऑगस्ट डेट, कितने रुपए? 2500 रुपए। अगस्त 12, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 9800 रुपीज अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 10,000 रुपए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो हमें, 5 मिनट में सर एक फोन आया, पिक कर लूँ? हाँ हाँ, पिक कर लो, पिक कर लो, पिक कर लो, पिक कर लो, कर लो, कर लो। जी सर। हाँ मैम। तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, अगस्त 12 वाले की? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 9800 रुपीज अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 10,000 रुपए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो इसका अकाउंट सेटल हो रहा है। ठीक है, और इससे हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। रुको, थोड़ा रब करना पड़ेगा। तो आपने कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितने रुपए का कैश रिसीव हुआ है, 9800 का। ठीक है। और मोहन को पे कितना करना था, 10,000 रुपए का। उसके ड्यूज कितने थे, 10,000 के थे। ठीक है। तो मोहन क्रेडिट होगा कितने से, 10,000 से। तो मोहन को देने थे 10,000 रुपए, लेकिन उसने दिए 9800 रुपीज। हाउ इज दिस पॉसिबल मैम? ठीक है, बताइए। डिस्काउंट। हाँ, जरूर आपने क्या किया है, उसको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ किया है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है? अलाउ। डिस्काउंट आपने अलाउ किया है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट होगा।
तो डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए। तो सबसे पहले कैश डेबिट है, तो जगह मेरी नाम सामने वाले का कैश को डेबिट कर लेते हैं जाके कैश बुक में। तो कैश को यहाँ डेबिट पे लिख देते हैं 9800 रुपीज। ठीक है, और नाम सामने वाले का यानी टू मोहन। ये ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को हुआ है? अगस्त 12। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड देखो क्या है, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड का भी कॉलम बना रखा है अपनी कैश बुक में, तो इसको भी पोस्ट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है? डेबिट, तो डेबिट पे पोस्ट होगा और नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी टू मोहन अगस्त 12 को। और 200 रुपए। ठीक है, अब बताओ, जी क्योंकि जी। क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है तो इस ट्रांजैक्शन को ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस के साथ क्लब करना ही ज्यादा उचित है ना। तो 200 रुपए उस 9800 के साथ ही दिखा देते हैं ऊपर, है ना। यस सर। अलग अलग दिखाने से क्या फायदा, स्कूल वालों की शीट्स ही बर्बाद होंगी, है ना। वैसे करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका सोल्यूशन काटा नहीं जाएगा अगर आप अलग अलग कर दें। अगस्त 14, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राकेश 25,000 रुपए। इसकी क्या एंट्री होगी? गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राकेश 25,000 रुपए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। बताओ, इससे हम कोई पोस्टिंग कर सकते हैं कैश बुक में कि नहीं? बताइए मैम। जी सर। नहीं ना, क्योंकि ना तो परचेज की जाती है ना तो राशेष की जाएगी। तो ना यहाँ पे कैश है ना ही कोई डिस्काउंट है, तो इसकी पोस्टिंग नहीं की जा सकती। अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। अगस्त 18, पेड स्टेशनरी फॉर कैश 1500 रुपए। तो स्टेशनरी के लिए मैंने पेमेंट की है कितनी? 1500 रुपए। तो स्टेशनरी मैंने खरीदी और उसके लिए पेमेंट की है, तो इसके लिए क्या एंट्री होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या है? क्रेडिट, तो जगह मेरी। ठीक है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे और नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितने से? 1500 से। अगस्त 18। ठीक है, क्लियर है मैम? चलो अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। ये काहे नहीं खुल रहा है? जी सर। अगस्त 22, कैश सेल्स ऑफ 2000 रुपए। केवल 2000 रुपए की कैश सेल हुई है मैम। तो ये तो हर इंसान को रटा रहता है। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश क्या है? डेबिट, तो डेबिट पे पोस्टिंग होगी बिकॉज जगह मेरी और नाम लेकिन सामने वाले का लिखा जाएगा, यानी टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपए। अगस्त 22। अब लास्ट ट्रांजेक्शन क्या बचा है? लास्ट वाला, कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश 18,000 रुपए एंड डिस्काउंट अलाउड 500 रुपए। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूरी अमाउंट नहीं दी है कि उसका ड्यू कितना था। ठीक है, बस उसने ये बताया कि मुकेश से कैश कितना रिसीव हुआ है, नगद कितना पैसा रिसीव हुआ, 18,000 रुपए। ठीक है, और उसको हमने डिस्काउंट भी दिया है कितना? 500 रुपए का। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 18,000 से, क्योंकि उतना कैश रिसीव हुआ है उससे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा कितने से? 500 रुपए से, क्योंकि उतने का डिस्काउंट मिला है हमको। तो इसका मतलब मुकेश से पैसे कितने लेने होंगे? कितने पैसे मुकेश से लेने रहे होंगे अगर 18,000 रुपए उससे रिसीव हुए, जबकि हमने 500 का डिस्काउंट भी दिया उससे उसको। तो कितने पैसे उससे लेने रहे होंगे? 18,500। ठीक है, ओके।
तो कैश क्या है, डेबिट, तो डेबिट पे पोस्टिंग करेंगे बिकॉज जगह मेरी। तो 18,000 रुपए यहां दे देते हैं। गेट योर न्यू कोरोना वायरस सब्सिडी 50,000 रुपए, ये क्या है? ऐसे फालतू के मैसेज बहुत आते हैं व्हाट्सएप पे। टू मुकेश, कौन सी तारीख को हुई है ट्रांजेक्शन? अगस्त 26। और डिस्काउंट अलाउड के लिए भी हमें यहाँ एंट्री करनी होगी। अगस्त 26 को तो डिस्काउंट अलाउड क्या है, डेबिट, तो डेबिट पे पोस्टिंग की जाएगी। और नाम किसका होगा? सामने वाले का, बिकॉज जगह मेरी, नाम सामने वाले का, तो टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो बताओ इसको अलग अलग करने से कोई लाभ तो है नहीं, साथ ही में कर देते ऊपर। तो 18,000 के बगल में क्या? 500। ठीक है, इज इट क्लियर मैम? जी सर। तो आप देख सकती है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, सारे ट्रांजेक्शन हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमें सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद हम क्या काम करते हैं कैश बुक में? हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते वक्त आपको यह याद रखना है कि डिस्काउंट कॉलम्स की कोई बैलेंसिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉमिनल। ठीक है, कैश बुक के अंदर डिस्काउंट कॉलम्स की कोई बैलेंसिंग नहीं होगी बिकॉज दे आर नॉमिनल अकाउंट्स। तो सर फिर क्या किया जाएगा? क्या होगा इनके साथ? क्या इनको भी लेजर में जैसे आप करते थे कि जैसे आप लेजर में इनको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते वैसे ही पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें? नहीं मैम, यहां पे ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। लेजर में आप क्या करती थी, जैसे ही कोई नॉमिनल अकाउंट देखती थी तो उसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देती थी? पीएल अकाउंट के अंदर, है ना? हेलो? जी सर। हाँ, लेजर में आप जैसे ही कोई नॉमिनल अकाउंट देखती थी तो उसके बैलेंस को क्या करती थी? पीएल अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर मार देती थी। यहां पे थोड़ा अलग है, यहां पे ट्रीटमेंट और भी आसान है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम्स हैं, इनको बस टोटल करके छोड़ दो, इनकी कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेबिट पे कितना है? 200, 500, 700 रुपए, 700 रुपए बस यहाँ लिख दो। और क्रेडिट पे कितना है? 500 रुपए, बस 500 रुपए यहाँ लिख दो, और कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हमें कैश को बैलेंस करना है। ठीक है, तो कैश के डेबिट पे है 110, 119,800, 121,800, 139,800। ठीक है, डेबिट पे कितना है? 139,800। ठीक है, और क्रेडिट पे कितना है? 22,500, 25,000, 26,500। बताओ बैलेंस कहां बचेगा, डेबिट पे कि क्रेडिट पे? बताइए। डेबिट पे टोटल करके आया है 139,800, और क्रेडिट पे आया है 26,500। बैलेंस कहां बचेगा? क्रेडिट में। ग्रेट। और कितना? उसके लिए हमें 139,800 को माइनस करना होगा 26,500 से। तो ये आएगा 113,300। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। और ये बैलेंसिंग कौन सी तारीख को की जाती है? महीने की लास्ट तारीख को। तो अगस्त महीने की लास्ट तारीख क्या होती है? अगस्त 31। बस उसके बाद कैश के दोनों कॉलम्स को हम टोटल कर देंगे, जो कि आएगा कितना? 139,800। क्लियर है मैम? जी सर। तो इस तरीके से हम बनाते हैं कैश प्लस डिस्काउंट वाली कैश बुक। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ? नो सर। नो सर। बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग बैंक प्लस डिस्काउंट वाली पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी सेम ऐसी ही है। क्लियर है? इसका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ये भी आपको कल तक करके भेजना है, कैश प्लस डिस्काउंट वाली का। और ये रहा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने खुद ही क्रिएट किया है, लगभग वैसा ही है जैसा मैंने क्लास में करवाया है आपको। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि ये सितंबर महीने का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो ये आपके पास है, ये आप कर लेंगी ना? पक्का करके भेजेंगी ना कल? जी सर। पक्का ना?
अब मुझे डर लगने लग गया, पता है मैम आपसे, आप होमवर्क करके नहीं भेजती। यहाँ सारे बच्चे वक्त से पहले होमवर्क भेज देते हैं करके, और आप करके ही नहीं भेजती बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मैंने एक और बताया नहीं था, एक और 11वीं क्लास का लड़का है, ठीक है, वो चौक में रहता है। तो मोगली रस्तोगी, उसके बारे में आपको बताया था। तो मोगली रस्तोगी क्या है, वो तो वक्त से पहले ही करके भेज देता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो बताओ इसमें, कैश प्लस डिस्काउंट वाली में, नहीं तो हम लोग बैंक प्लस डिस्काउंट वाली पे भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और उसका भी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। तो आज आपके पास टोटल कैश बुक के 3 क्वेश्चन हैं होमवर्क में, ठीक है। अरे इतना ज़्यादा होमवर्क एक ही दिन में? हाँ तो कहाँ ज्यादा है मैम, क्वेश्चन नहीं देख रहे हो कितने छोटे छोटे हैं सर। ट्रांजेक्शन्स कहाँ ज्यादा है आपकी बुक के मुकाबले में, देखो तो ट्रांजेक्शन्स तो कम ही है, करीब 8-10 ट्रांजेक्शन्स कम है आपकी बुक के हिसाब से। आपकी बुक तो जान ले लेती है डीके गोयल वाली, है ना, ठीक है। ओके। हाँ, चलो क्वेश्चन 6 होमवर्क में है, और क्वेश्चन 7 मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क होगा, ठीक। क्वेश्चन 7 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, क्वेश्चन 8 आपको होमवर्क मिल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, वो वाला जो आपने कैश प्लस बैंक वाला पेंडिंग है वो आपको भेजना है, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सर ये लिख दीजिए व्हाट्सएप में, मैं भूल ना जाऊँ फिर से। अच्छा, वो वाला तो नहीं भूलेंगे ना, कैश प्लस बैंक वाला, मुझे अब उसका नंबर में नहीं याद है। हाँ हाँ, वो नहीं, जो आज का है वो बता दीजिए बस। तो आज के में से है, रुको इसी पे लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 8, ठीक है। हाथ मुंह पैर, ठीक है, हाथ मुंह पैर, हाथ मुंह पैर, हाथ मुंह पैर। मैम लिख दिया आपका, ठीक है, क्वेश्चन ठीक 6 है। एंड क्वेश्चन 8। ओके। तो क्वेश्चन 7 अब सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो इस बार क्या कह रहा है कि 2 कॉलम कैश बुक बनाओ, कौन सी, बैंक और डिस्काउंट कॉलम की। तो चलो वैसे ही बनाते हैं, बस हमें क्या करना है, कैश की जगह यहाँ पे बैंक लिख देते हैं, बैंक। और अंदर के डेटा मुझे रब करने हैं।
चलो बन गया बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम वाला। तो यहाँ पे कैश नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कैश से रिलेटेड कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि कैश का कॉलम ही नहीं बनाया है। चलो सबसे पहले कह रहा है 2020 अक्टूबर 1 बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000 रुपए का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैम बताओ, आपको बताया था ना। जो करंट अकाउंट होल्डर्स को पैसे हम्म। जब ख़त्म हो जाते हैं बैंक में, जो छोटा सा लोन देती है बैंक, मतलब एक हम्म। टाइप का, कि उसमें वो लोग ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, मतलब पैसे जी। देते रहते हैं, जब उनका अकाउंट लिमिट क्रॉस हो गया होता है, करंट अकाउंट होल्डर के लिए होता है ये सब। जीरो बैलेंस के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। यानी बैंक में आपका जो खाता है उसमें बैलेंस माइनस में अगर चला जाए तो उसको आप कहते हो 60,000 रुपीज, मतलब उसको आप कहते हो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ये बोलूं तो ये जो व्यक्ति है ना, इसका बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो -60,000 रुपीज है, तो कोई क्या गलत बात होगी, है ऐसा ही है ना, बताओ। जी सर। यही होगा ना, अगर मैं इसको बोलूं कि इस बंदे के खाते में -60,000 रुपीज है तो कोई गलत बात होगी, बताओ। नो सर। नो ना। तो अब मुझे बताओ, अगर इसके खाते में पॉजिटिव 60,000 रुपीज होते यानी पॉजिटिव वैल्यू होती इसके बैंक के खाते में, तो मैं इसका बैलेंस कैसे लिखता, 2020 सितंबर 1 टू बैलेंस बीडी एंड सो, है ना। सही बात है, ऐसे ही लिखता ना, ओके। ऐसे ही लिखता, ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं ना। लेकिन इसके खाते में क्या है, नेगेटिव पैसा है, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है। तो नेगेटिव बैलेंस है तो मैं कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड। 2020 सितंबर 1, एक सेकंड रुकिएगा मैम, बस एक सेकंड में मैं आ रहा हूं। हेलो, नमस्कार। अच्छा तो अब, अच्छा तो बात नहीं हुई क्या तुमसे कि कहाँ पे है? हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल था तो इसलिए बात करनी थी उनसे, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं इस पे। तो मैंने कहा अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो हम उधर डेबिट पे लिखते उसका बैलेंस, लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस है इसके खाते में तो हम कहाँ लिखेंगे, इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए, 60,000 रुपीज। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे? नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे, बस क्या है, पॉजिटिव बैलेंस होता है इसका तो यहाँ पे लिखा जाता है डेबिट में, टू बैलेंस बीडी करके। लेकिन इसके खाते में क्या है, नेगेटिव बैलेंस है ना, माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा बस। कोई ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट करके उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, पर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एज अ नेम दिया जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओके। यहां पे बस हम ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे, पॉजिटिव बैलेंस होता है तो डेबिट में लिखते हैं, माइनस में बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव होता तो टू बैलेंस बीडी, नेगेटिव है तो बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है। ओके। चलो अब ट्रांजेक्शन देखते हैं, अक्टूबर 3, अक्टूबर है ये, अच्छा रुको, जरा सा चेंज करना है, सितंबर लिख दिया यहाँ, अक्टूबर कर दें। अक्टूबर 3 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000 रुपए। तो कैश डिपॉजिट किया मैंने बैंक में 80,000 रुपए, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे को बताओ मैम, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल है कि नहीं। नो सर। नो ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा कॉलम नहीं बनाया, कैश का कॉलम नहीं बनाया, और कैश का कॉलम नहीं बनाया तो कैश की पोस्टिंग नहीं होगी, केवल बैंक की पोस्टिंग होगी।
तो बैंक डेबिट है तो डेबिट कर लेंगे, और नाम किसका होगा, सामने वाले का। ठीक है, किसका, तो टू कैश अकाउंट 80,000 रुपए 2020 अक्टूबर 3। अक्टूबर 5 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000 रुपए। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000 रुपए, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश, नगद कैश आपके पास आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे को बताओ मैम, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल है, क्या ऐसा लग रहा है आपको, कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं? नो सर, आप बार बार वो वाहियात सवाल क्यों पूछते हैं, जब आपको पता चल चुका है कि मैं मेरी आई एम दैट मच इंटेलिजेंट नाउ कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, तो आप क्यों पूछते हैं ऐसे सवाल? हम बस कंफर्म करते हैं, आपके दिमाग में जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वरना हमको तो पता ही है कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, है ना। मान के चले ना, आपके फाइनल एग्जाम्स में 90 प्लस आएंगे अकाउंट्स में। पता नहीं लो, चलो एक शर्त लगा लेते हैं, अगर आपके फाइनल एग्जाम्स में 90 प्लस मार्क्स आए अकाउंट्स में, ठीक है, तो मैं आपको एज अ गिफ्ट कच्चा मैंगो बाइट दूंगा, ठीक है। और अगर आपके 90 से कम आए तो आप मुझे बर्गर किंग का महाराजा बर्गर देंगी, ठीक है। सौदा बराबर का है ना? नहीं, बराबर का है। चलो, बैंक क्रेडिट है तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, और नाम किसका, सामने वाले का, तो बाय कैश अकाउंट। अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर को इसका ट्रांजैक्शन हुआ है, 5 को, 40,000 रुपए। नेक्स्ट, अक्टूबर 8, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक 34,000 रुपए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपए। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं और चेक से पेमेंट की है कितनी, 34,000 रुपए की, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट कितनी की है, चेक से पेमेंट कही है 34,000 की, और 2,000 का मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 2,000 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज हमने नेट कितनी की होगी, 36,000 रुपए की। तो सबसे पहले बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, कितने रुपए से, 34,000 से है, तो बैंक क्रेडिट होगा 34,000 से, और नाम किसका, सामने वाले का, बाय परचेजेस अकाउंट। अक्टूबर 8 है ना, नहीं, हाँ 8 है, और साथ ही साथ आपका डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होना चाहिए, और नाम सामने वाले का, तो बाय परचेजेस अकाउंट, तो यहीं पे कर देते हैं इसको 2,000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अक्टूबर 10, गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक 20,000 रुपए एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपए। तो गुड्स इस बार हमने बेचे हैं मैम, ठीक है, और पेमेंट रिसीव हुई है 20,000 रुपए की, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउ किया है मैंने 1,000 रुपए का। तो इसकी क्या एंट्री होती है, मैंने माल बेचा और मुझे चेक मिला है, तो चेक रिसीव होता है और तुरंत डिपॉजिट नहीं किया जाता। ये चेक रिसीव हुआ है और तुरंत बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया है, तो ये क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा, है ना। 20,000 रुपए से, अमाउंट कितनी है चेक की, 20,000 है ना, हाँ 20,000 रुपए, और डिस्काउंट अलाउड है 1,000 रुपए का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 1,000 से। और क्रेडिट क्या होगा, ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है इसका, नहीं व्यक्ति नहीं है, सेल्स हुई है, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने रुपए से, 21,000 से, ठीक है मैम। तो यहाँ चेक इन हैंड और सेल्स की तो पोस्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन डिस्काउंट अलाउड की पोस्टिंग करी जा सकती है, ठीक है, 1,000 रुपए से, तो इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है, डेबिट है, तो डेबिट करते हैं, नाम किसका होगा, सामने वाले का,
तो टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपए, और ये कब हो रहा है? अक्टूबर 10 को। ठीक है, अब इसको रब कर दें। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। अक्टूबर 14 को है कि चेक रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो 10 अक्टूबर को जो चेक रिसीव किया था ना, वो हमने फाइनली डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने से? 20,000 रुपए से। तो बैंक के लिए पोस्टिंग कर देते हैं, बैंक डेबिट है तो डेबिट कर देते हैं, और नाम किसका? सामने वाले का। तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, अक्टूबर 14, 20,000। अच्छा, ड्रॉन का मतलब क्या हुआ? चेक ड्रॉन मतलब? हाँ, चेक ड्रॉन मतलब क्या हुआ? चेक आपने लिखा है किसी के नाम, यानी चेक किसी को इशू किया है। और इन कैश का मतलब क्या हुआ? आपने चेक जमा किया है बैंक में, और बैंक में चेक जमा कर दिया है, बस इसका ये मतलब है। नहीं, अगर लिखा है कि चेक ड्रॉन एंड इन कैश, तो मतलब क्या हुआ इसका? चेक ड्रॉन एंड इन कैश दोनों एक साथ नहीं होगा। चेक या तो आप ड्रॉ करेंगी यानी चेक से किसी को पेमेंट कर रही हैं, और इन कैश कर रही है मतलब पैसा रिसीव कर लिया, चेक किसी से रिसीव किया और उसको बैंक में जमा कर दिया है। इन कैश का मतलब पेमेंट दी नहीं होगा? इन कैश का मतलब पेमेंट देना नहीं, पेमेंट रिसीव करना है ना। ये लिखा हो सकता है, देखो ये चीज लिखी हो सकती है कि हमने चेक किसी को इशू किया और उसने इन कैश कर लिया है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा है तो फिर ये पेमेंट की है अपने, और उसने अपना पैसा अपने बैंक में जाके जमा कर लिया है। ठीक है, अच्छा, मतलब उसने जमा किया, उसका इन कैश लिखा होगा, कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा मतलब। हाँ ऐसा हो सकता है, एक आध ट्रांजेक्शन में ऐसा लिखा हो। ठीक है, अच्छा, मैं दोबारा तो आप बोलूँगी। तो आपको एनकैश्ड वर्ड का मतलब समझना होगा कि एनकैश्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि जो चेक आपके पास होता है वो जाके आपने बैंक में जमा कर दिया है। तो अगर हमारे लिए लिखा है कि हम एनकैश कर रहे हैं, तो यानी हमने चेक किसी से लिया होगा तो एनकैश कर रहे हैं, ठीक है, बैंक में जमा कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक अगर ही लाइन में लिखा हुआ है दोनों शब्द। हाँ, उसमें एक ही लाइन में दोनों शब्द लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैं दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ फिर आपसे कहता हूँ कि दूसरा क्या था कि ये भी हो सकता है कि आपने किसी को चेक दिया हो और उसने जाके एनकैश किया हो, तो उसने अपने खाते में जमा किया होगा। ठीक है, तो अब आप वो ट्रांजेक्शन पढ़िए कि वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। उस ट्रांजेक्शन में ऐसा लिखा होगा कि क्या हमने इशू किया है कि हमने रिसीव किया है चेक को। अच्छा, देख के बताऊंगी। चलो बुक में है मतलब। हाँ। चलो फिर कल पूछ लेना। अक्टूबर 18, पेड कमीशन बाय चेक 12,000 रुपए, कमीशन पे किए हैं 12,000 रुपए की, तो कमीशन पेड तो हम लोग के लिए खर्चा है ना, तो कमीशन पेड को डेबिट कर लेते हैं, खर्चा बढ़ रहा है। और चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, तो बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट करते हैं, और नाम सामने वाले का यानी कमीशन पेड का, तो बाय कमीशन पेड अकाउंट। अक्टूबर 18, अमाउंट भूल गए मैम, अमाउंट क्या थी इसकी? 12,000। अक्टूबर 24, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो इंटरेस्ट कलेक्ट करना हमारे लिए कमाई है, बैंक में पैसा बढ़ रहा होगा बैंक ने अगर कलेक्ट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक क्या है? डेबिट है, तो डेबिट कर लेंगे, और नाम सामने वाले का, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अक्टूबर 24 और 14,000 रुपए। तो मैम आप देख सकती हैं फाइनली हमारे पास सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। ठीक है,
सारे के सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। ठीक, तो सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, तो अब हमें बैलेंसिंग करनी है। तो आपको जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, क्या कि डिस्काउंट की कोई बैलेंसिंग नहीं की जाती, उसको बस टोटल करके छोड़ दो। तो डिस्काउंट के डेबिट पे टोटल कितना है, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का आइटम लिखा है तो वही टोटल है। और क्रेडिट पे 2,000 का आइटम लिखा है तो वही टोटल है, 2,000 लिख दो बस टोटल में। ओके। अब बस बैंक की बैलेंसिंग कर दो। तो चलो देखते हैं बैंक के डेबिट पे कितनी अमाउंट लिखी है और बैंक के क्रेडिट पे कितनी अमाउंट लिखी है। तो बैंक के डेबिट पे है 80, 20 और 14, यानी 1,14,000 रुपए। और बैंक के क्रेडिट पे लिखा है कितनी अमाउंट, 60, 40, 1,00,000, 1,00,000 34, 1,34,000 और 1,46,000। तो बताओ मैम कहां बचेगा बैलेंस, डेबिट पे कि क्रेडिट पे? बताइए मैम, डेबिट पे बचेगा क्रेडिट पे? हेलो, हेलो। हम्म। जी सर। डेबिट पे है 1,14,000 रुपीज टोटल, और क्रेडिट पे आ रहा है 1,46,000 टोटल। तो बैलेंस कहां बचेगा, डेबिट पे कि क्रेडिट पे? क्रेडिट, सॉरी डेबिट। हाँ डेबिट पे, क्योंकि अमाउंट कम कहां पे है, डेबिट में। तो डेबिट में इस बार बैलेंस बचेगा। तो टू बैलेंस सी डी आप यहाँ पे बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस सी डी। और अक्टूबर की लास्ट तारीख को, तो अक्टूबर 31 को। ठीक है, तो कितना बैलेंस आएगा, तो 1,46,000 में से 1,14,000 लेस कर दो तो कितना आएगा, 32,000। ठीक है, और अब बैंक के दोनों साइड्स को टोटल कर देते हैं, वो कितना आएगा, 1,46,000। कोई डाउट हो तो बताओ मैम। ये थी बैंक प्लस डिस्काउंट वाली कैश बुक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और वो जो कैश प्लस बैंक वाला क्वेश्चन है वो पॉजिटिवली आप कल क्लास होने से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, जी सर। आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए मुझे आधे घंटे पहले क्लास के, मैं आपको सेंड कर दूंगी। कल मैं लूँगी, सेंड करना भूल ना जाओ। मैं क्या कर दूंगा आपको? रिमाइंड करा दीजिएगा सर। ओके मैम, श्योर। अभी बताओ कि ये बैंक प्लस डिस्काउंट वाले में कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो फिर ठीक है। तो ये थी डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक तो हमने पढ़ ही ली थी। अब ये डबल कॉलम कैश बुक खत्म हुई है। अभी इसके बाद भी दो कैश बुक्स और बची हैं। एक ट्रिपल कॉलम वाली बची है जो कि हम लोग वेडनेसडे को करेंगे, और पेटी कैश बुक बची है जो कि हम लोग फ्राइडे को करेंगे। तो फ्राइडे को जाके ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, सर तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग के कोर्स में है? हाँ है। ओके। आईएससी के कोर्स में होती है, सीबीएसई के कोर्स में नहीं होती है। सीबीएसई वालों को ये भी नहीं पढ़ना होता है। सीबीएसई वालों को सिंगल कॉलम पढ़नी होती है, डबल कॉलम पढ़नी होती है, लेकिन डबल कॉलम में केवल कैश प्लस बैंक पढ़ना पड़ता है। कैश प्लस डिस्काउंट और बैंक प्लस डिस्काउंट उनके कोर्स में नहीं होता। और क्योंकि डिस्काउंट कॉलम वाली कैश बुक उनके कोर्स में नहीं है, इसलिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी उनके कोर्स में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल कॉलम का मतलब क्या है कि कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों के कॉलम्स बनेंगे उसमें। ठीक है, ठीक है सर। मैं यूनिट टेस्ट चालू होने वाला, देखिए सर कौन से चैप्टर देते हैं स्कूल वाले सर। अच्छा कब है टेस्ट? पता नहीं, अभी वो अगले हफ्ते से होगा मोस्ट प्रोबेबली। दुआ करो कि इन्हीं में से दे, है ना। अगर इसके अलावा कोई चैप्टर दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे? हाँ, अब कैश बुक बीच में तो छोड़ के भाग नहीं सकते यहाँ से। अगर उन्होंने कह दिया बीआरएस देंगे, तो बीच में कैश बुक छोड़ के भागना है क्या? नो सर। हाँ ये भी तो है ना। तो देखो, वैसे जहां तक शुरू का ही चैप्टर देना चाहिए उन्हें। ठीक थ्योरी है, तो नहीं देंगे, थ्योरी वाला चैप्टर जो है हमें ख्याल से नहीं देंगे, क्योंकि उसका भी एक बार पिछली बार जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था। जर्नल का अभी तक टेस्ट लिया उन्होंने? हाँ लिया है। ले चुके हैं? हाँ, जो जीएसटी? एग्जाम पढ़े उसमें दिया नहीं था। अच्छा जीएसटी? जीएसटी नहीं। जीएसटी का हो सकता है, ले ले। कैश बुक ले सकते हैं, कैश बुक हो जाएगा आपका तब तक। अगले हफ्ते होगा ना टेस्ट, जी सर। तो कैश बुक तो तब तक हो जाएगा।
और बैंक वाला जो चैप्टर है आपका बीआरएस, वो हम लोग शुरू कर चुके होंगे तब तक, बट ऑब्वियसली खत्म नहीं हुआ होगा।